अब हम लोग कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगा और लोक पहल के परिचय के क्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे पार्श्व में मैं जहां से बोल रहा हूं, हमारे पंच महाभूत दिखाई दे रहे हैं। हमारे लोक पहल के जो आदर्श हैं वो पांच हमारे आदर्श हैं, हमारे पांच सांस्कृतिक अधिष्ठान है। डॉक्टर भावेश जी अभिनंदन, डॉक्टर हर्ष जी आप दोनों का अभिनंदन। हमारे मुख्य वक्ता जेएनयू से डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो सर्वप्रथम मैं लोक पहल का एक संक्षिप्त चित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद को लेकर के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निरंतरता में प्रचार प्रसार करना, जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना और जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो विचार हैं उस वैचारिकी को सोशल मीडिया के माध्यम से अनवरत रूप से जनता तक के मध्य पहुंचाना, उस पर विमर्श करना, राष्ट्रीय समस्याओं पर विमर्श करना लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। लोक पहल इन्हीं उद्देश्यों को लेकर चलता है और हमारे लोक पहल के जो पांच महाभूत हैं, पांच सांस्कृतिक अधिष्ठान या हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उपाख्यान रज्जू भैया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सामाजिक समरसता और राष्ट्रवाद के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और संपूर्ण संपदा, पूरे परिवार की संपदा राष्ट्र के नाम पर समर्पित कर दी, ऐसे पूज्य राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमारे आदर्श हैं। राम मंदिर आंदोलन को गतिशील बना करके इस सांस्कृतिक अवपीड़न से भारत को विमुक्ति का संदेश देने वाले और जिनका ध्येय वाक्य था हिंदुओं का संरक्षण होगा, हिंदू रक्षा होगी तो सामाजिक न्याय अपने आप स्थापित हो जाएगा, स्वतः स्फूर्त ढंग से स्थापित हो जाएगा, ऐसे ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान, हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इसके साथ राम मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे प्रेरणा के अनन्य स्रोत हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं। स्वदेशी स्वावलंबन और भारतीय शिक्षा पद्धति और प्राच्य शिक्षा पद्धति, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शिक्षा पद्धतियां भारत के सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अपरिहार्य आवश्यकता है। इस ध्येय निष्ठा के साथ भारत में एक नए तरह की क्रांति और वैचारिक आंदोलन चलाने वाले शिक्षा जगत के महिषी पूज्य भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे आदर्श हैं। इसी के साथ एकात्म मानववाद के प्रणेता और भारत में अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की आकांक्षा रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है, जो दीनों के लिए जिंदगी भर निरंतर संघर्ष करते रहे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। पूज्य गुरु जी ने कहा था, पूज्य गुरु जी से प्रश्न किया था पंडित दीनदयाल जी ने कि हम भारत का राजनीतिक रूप से एकीकरण करना चाहते हैं और भारत में एक नई तरह की राजनीतिक परिवेश और पर्यावरण का प्रारंभ करना चाहते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, मैं दीनदयाल इससे सहमत तो नहीं हूं, लेकिन अगर भारत में तुम राजनीतिक रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देश की सामाजिक समरसता और देश की एकता और अखंडता के लिए अगर कार्य करना चाहते हो तो मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। और तब जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं। लोक पहल के हमारे माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। इसी के साथ लोक पहल के जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं। इसके अनन्य हमारे स्तंभों में से प्रोफेसर आलोक सिंह चौहान मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। इसी प्रकार हमारे जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, उसमें प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से प्रोफेसर अवनीश पार्थीटकर, और हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर चंद्र किशोर जी, हमारे पूरे भारतीय उत्तर क्षेत्र का प्रबंधन देख रहे माननीय प्रोफेसर उदयभान सिंह, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जो युवा साहित्यकार हैं और अर्थशास्त्री भी हैं, डॉक्टर चंद्र किशोर जी जो संस्कृत के विद्वान हैं, ऋषिकेश सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हिंदी हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर भावेश जी युवा इतिहासकार हमारे महत्वपूर्ण स्तंभों में से हैं, जिनके आधार पर यह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का यह जो राजनीतिक चेतना का प्रसार प्रसार का क्रम है वह लगभग 3 वर्षों से अनवरत अविराम रूप से अपनी यात्रा करता है। और उसी क्रम में इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बताना नहीं है, प्रोफेसर उदयभान सिंह सर हैं, श्याम जादू जी से लेकर के संघ के बड़े हमारे प्रचारकों द्वारा उद्बोधन प्राप्त हो जाता है। और उसी क्रम में आज हम हमारे इस समय बौद्धिक विमर्श के सबसे बड़े केंद्र और बड़े विश्वविद्यालय जिसका शिक्षा के जगत में अपना विशिष्ट महत्व है, जवाहरलाल हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। और आज आपका पाठ्य हम सबको प्राप्त होगा, और आज का विषय है बांग्लादेश संकट और हिंदुओं की स्थिति। और आज हमारे वक्ता डॉक्टर संदीप कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली है। मैं संक्षेप में यह कहूंगा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है, यह इसका पूरा संबंध अतीत से है। अतीत के इतने चित्र हैं हमारे सामने, इतिहास के पृष्ठों को अगर हम थमा ले और उसकी चेतना का हम अध्ययन करें तो वहां से इसकी जड़ें दिखाई देती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और बांग्लादेश उसी का पूर्वी पाकिस्तान का कहलाता था अंश था, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत विभाजन के अपराधी या भारत विभाजन के गुनाहगार। उसमें उन्होंने कहा था कि देश तो बट गया है, लेकिन जब देश बटता है तो ये एक अनैसर्गिक विभाजन है, यह प्राकृतिक विभाजन नहीं है, अननेचुरल है, क्योंकि यह विभाजन मात्र धार्मिक आधार पर हुआ है। जबकि कोई राष्ट्र, कोई देश तैयार होता है वह संस्कृति के आधार पर तैयार हुआ है, और भारत का जो यह विशाल भूखंड है वह सांस्कृतिक एकीकरण का प्रतीक रहा है। तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया था, इस बात पर उसका प्रत्याख्यान किया था, उसे इनकार किया था। आज वही स्थिति है। हम जब बंग भंग के तरफ ध्यान देते हैं तो इतना राष्ट्रीय प्रतिकार हुआ कि बंग भंग को 1911 में वापस लेना पड़ा, 5 के बाद 6 वर्षों में ही वो वापस हो गया। और आज के मुख्य वक्ता से उसकी पूरी उस इतिहास की गवेषणा, इतिहास की मीमांसा सुनेंगे। आज भी वह जिहादी तत्व है जिसे डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान में या हिंदू मुसलमान के मध्य, उन्होंने एक पुस्तक की बुकलेट लिखी थी, हिंदू और मुसलमान, सगुण और निर्गुण, रामकृष्ण और शिव, और उसकी अंतर आत्मा थी, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था भारत विभाजन के प्रश्न पर, कि जब तक हम सांस्कृतिक आधार पर एकीकरण नहीं करेंगे, संस्कृतियां मजहब के मध्य नहीं आती हैं। संस्कृति वो सुदृढ़ चट्टान है जिस पर हम एक साथ एकता के सूत्र में बच सकते हैं, लेकिन जब जब हम उसके मजहब के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं तो बांग्लादेश जैसे संकट हमारे सम्मुख आकर के यक्ष प्रश्न के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो ये आज के विद वक्तव्य के लिए मैं थोड़ा सा आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर उदयभान सर, जो हमारे बड़े भाई हैं, कि थोड़ा सी अपनी प्रस्तावकी प्रस्तुत कर दें। तब हम लोग लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक डॉक्टर संदीप जी को सुनेंगे। प्रोफेसर उदयभान सिंह, उदयभान सर। जी धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी, बहुत अच्छे ढंग से वैसे तो आपने पृष्ठभूमि, आज का जो मुख्य विषय है संदीप जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि, उसका प्रस्ताव या कहना चाहिए प्रस्तावना आपने ठीक ढंग से रखा है। संदीप जी, अभी पिछले दिनों आपने लोक पहल के माननीय राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी, जो कि प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और हम सब के मार्गदर्शक हैं, हम लोग अभी तक विषय पूर्ण विकसित भारत 2047 लेकर के चल रहे थे, और बहुत सारे इस श्रृंखला में बहुत सारे व्याख्यान प्रबुद्ध जनों के हम सब के सामने आए। तो पिछले दिनों एक हमारी बैठक राष्ट्रीय स्तर की हुई, तो उसमें माननीय संयोजक
प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी का आग्रह था, उनकी चिंता थी। बांग्लादेश में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर हिंसात्मक हमले किए गए, और वहां पर जो आज भी मैं एक समाचार देख रहा था, मैं पॉडकास्ट देख रहा था, आज भी वहां पर अभी भी हिंदुओं के विरुद्ध हमले हो रहे हैं। उनकी स्थिति की चिंता हम करेंगे, ऐसा कहने वाली अंतरिम सरकार, बोलने वाली भी उनकी चिंता नहीं कर रही है। इन्हीं तमाम चिंताओं से ग्रसित होकर के हमने यह निर्णय लिया, माननीय राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में, कि हम कम से कम आने वाले 2-4 रविवार को जो है, हम इस श्रृंखला को इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप जैसे प्रबुद्ध जन, संदीप जी जैसे प्रबुद्ध जन की बात, हम सब की जो चिंता है, वह पूरे राष्ट्र में पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, और जो हमारी चिंता का समाधान कर सकते हैं, उन प्रतिष्ठानों तक, उन संस्थानों तक, उन संगठनों तक भी हमारी बात पहुंचे, और हम सब मिल करके हिंदुओं की जो स्थिति है बांग्लादेश में, जो चिंतनीय जो स्थिति है, उस चिंतनीय स्थिति का निराकरण हो सके, समाधान हो सके, इस भाव से ये विषय जो है, लोक पहल की ओर से ये श्रृंखला प्रारंभ की गई है। एक विषय जो था वो पिछले रविवार को हो चुका, जिसे मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, और दूसरा जो है, जो श्रृंखला की दूसरी कड़ी के रूप में आज आप संदीप जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका स्वागत है पूरे लोक पहल परिवार की ओर से, पूरे लोक पहल परिवार की ओर से आपका पुनः एक बार फिर से अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने लोक पहल की बिल्कुल आत्मा को, स्पिरिट को सतह पर ला दिया है। और उस दिन जो हम लोगों की राष्ट्रीय बैठक हुई थी, उत्तर प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री, जो हमारे संरक्षक मंडल के बड़े अनन्य सदस्य हैं, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर, जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, उनकी मंशा थी कि इस पर समसामयिक विषय है, और बांग्लादेश में हिंदुओं का, चूंकि वो रज्जू भैया जी के परम प्रिय शिष्यों में से थे, उनका बहुत लंबा सानिध्य आपको था, प्रोफेसर गौर सर को। तो गौर सर ने कहा था कि इस पर भाई तुम श्रृंखला चलाओ, और उन्होंने बिल्कुल अपने मीटिंग में आके कहा था, और प्रोफेसर उदय सिंह सर के नेतृत्व में वो उनके ही मुखार बिंदु से वो कार्यक्रम आरंभ हुआ था। अब मैं बिना किसी बाधा के निर्बाध रूप से हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर संदीप सिंह की अंतः चेतना का जो विषय होगा, वो पूर्ण रूप से हम लोगों के सामने उभर के आएगा। सोशल मीडिया से वो लाखों लोगों तक हम सब जाएगा, और विभिन्न प्लेटफॉर्म के साथ जाएगा। मैं बड़े समादर के साथ डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आइए और आज का पाठे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस लोक पहल के मंच से लाखों श्रोताओं तक प्रस्तुत करिए। डॉक्टर संदीप कुमार सिंह। थैंक यू। अखिलेश जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत स्पष्ट आवाज है, बहुत। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत आभार लोक पहल के इस मंच का, जिन्होंने बहुत ही गंभीर मुद्दा अपने बगल के देश में, जो पिछले 20 दिनों से हो रही है, बांग्लादेश और वहाँ की हिंदुओं की स्थिति। तो उदयभान सर और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। तो सबसे पहले मैं कुछ फिगर्स दिखाना चाहता हूँ। एक इंडियन एक्सप्रेस में 7-8 दिन पहले कोई एक संघ का और विश्व हिंदू परिषद का, किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का ये फिगर्स नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, उसका फिगर है साल 1901 में, जो आज बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो टेरिटरी और एरिया, उसमें हिंदू पॉपुलेशन 33% 1901 में। 1911 में वो घट के 31.5 हो गए, 31.5%। 1921 में 30.6 हो गए। 1931 में 29.4 हो गए। 1941 में 28% हो गए, रह गए। आजादी के बाद जब पार्टीशन हुआ 1947 में,
फिर भी 1951 में बांग्लादेश जो टेरिटरी ईस्ट पाकिस्तान उस समय कहलाता था, उस टेरिटरी में 22% हिंदू पॉपुलेशन। फिर 61 में 18.5 18.5 रह गए। 1974 में, ये ध्यान देने वाली बात है कि 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई और बांग्लादेश को इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करके वहां आजादी दिलाई, लेकिन उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा वहां के माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन को। और 1974-71 में सेंसस नहीं हो पाया, 74 में हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, और 13.5, तो ड्रास्टिक डिक्लाइन आप देख रहे हैं, लगभग 5% का। फिर 81 में 12.1 रह गए, 91 में 10.5 रह गए, 2001 में 9.6 रह गए, और 2011 में 8.5 रह गए, और लेटेस्ट 2022 का सेंसस है उसमें ऑलमोस्ट 8 से नीचे है, लेकिन 8% यहाँ इंडियन एक्सप्रेस दिखा रही है। ये डाटा जो है वहां का सेंसस का डाटा है, जिस टेरिटरी और जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, और हिंदू नहीं तो ब्रॉडर माइनॉरिटी पॉपुलेशन मिले। और 2024 में फिर से एक ऐसी स्थिति उभर के आई है पिछले 20 दिनों में कि फिर से ऐसा लग रहा है कि हिंदूज के साथ वही स्थिति 71 में, जब पाकिस्तान के आर्मी के लोग ने जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, और सारी कहानियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जाएंगे, देखिए सब कॉन्टिनेंट, अगस्त का महीना है, और सबको पता है कि अगस्त के महीने में ही भारत का विभाजन हुआ, और 14 अगस्त को हम लोग भारत के विभाजन विभीषिका का दिवस भी मना रहे हैं। और ये भारत के विभाजन की विभीषिका का ही परिणाम था कि आप पूरे इतिहास में जाएंगे, देखेंगे भारत का विभाजन कैसे हुआ, पाकिस्तान का मूवमेंट्स कहाँ चला, कौन लोग थे, किस एरियाज में मूवमेंट चले। तो पूरा इतिहास पढ़ने पे पता चलेगा कि भारत के विभाजन का आंदोलन यूपी और बिहार, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और जो उर्दू हार्टलैंड जिसे हम लोग बोलते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा चले। लेकिन विभाजन में सबसे ज्यादा खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? जहां पे पाकिस्तान का कोई डिमांड नहीं। बंगाल का विभाजन हुआ, और पंजाब का विभाजन हुआ, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध। तो सारा आप देखेंगे कि जहां पे आंदोलन चला इस्लाम और पाकिस्तान को बनाने का, वो तो भारत में रहा पार्ट, लेकिन जहां पे आंदोलन उस जोर से नहीं चला। इनफैक्ट मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन आप जाके देखिए कैसे वो लोग जीतते हैं लेटर, और वो 41-42 जाके। बंग भंग आंदोलन जो अभी अखिलेश जी कह रहे थे, मुस्लिम लीग ऐसे कुछ तत्व जो थे जो बंगाल का विभाजन चाह रहे थे, अंग्रेजों ने किया, उसका परिणाम क्या हुआ? पहला यूनिफाइड मूवमेंट हुआ बंगाल को विभाजन के खिलाफ, लेकिन वही चीज हुआ 40 साल बाद। तो विभाजन जो है, भारत का विभाजन, और बहुत सारा इतिहास उसमें आ जाएगा, अंग्रेज के रोल उनका क्या रोल था, वो सारा आ जाएगा। लेकिन हम लोग फोकस करेंगे बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश आज एक देश है। तो भारत का और भारत के लोगों का, भारत के सेना का, भारत की सरकार का, भारत की आम जनता का उसमें कंट्रीब्यूशन। अब जाके इतिहास पढ़िए, बांग्लादेश आंदोलन में कितने लोग शहीद हुए, किस लिए हुए? हमारा वो तो कुछ नहीं था, कश्मीर की तो लड़ाई नहीं थी, वो तो पाकिस्तान का ही पार्ट था। ईस्ट पाकिस्तान डिवीजन हो चुका था ऑलरेडी 20 साल 25 साल पहले, 1970-71 में। लेकिन जब देखा गया कि भारत जो है, पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे भी डिफरेंस है, इस्लाम के नाम पे देश तो बना लिए,
लेकिन यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान के डिफरेंसेस से ये पता चलता है कि इस्लाम के नाम पे देश बनाने से सिर्फ नहीं हो जाता है, क्योंकि संस्कृति, भाषा भी मैटर करती है। और इसी आधार पे बांग्लादेश आंदोलन का उदय होता है, क्योंकि बांग्लादेश में मुसलमान तो थे, सुन्नी मुसलमान थे, ऑलमोस्ट 98%, 99% दे वर सुन्नी मुस्लिम्स, लेकिन वो बंगाली भी थे, जिनको मछली खाना ज्यादा पसंद है बनाम चिकन और मटन से, क्योंकि उनका कल्चरल जो बंगाल अपना वेस्ट बंगाल और उधर का ईस्ट बंगाल, दोनों का कल्चरल सिमिलरिटीज लगभग लगभग सेम है। मोस्ट ऑफ देम कन्वर्टेड है, और इसीलिए भाषा और संस्कृति के आधार पे फिर वो संघर्ष हुआ 71 का। और क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान वहां पे जीत के आए, उनकी अवामी लीग जो है, और इनफैक्ट पाकिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आए, और उनकी सरकार बननी थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जो पंजाबी जो डोमिनेंट आर्मी और पॉलिटिकल सिस्टम थी, वो उनको बनने नहीं देना चाह रहे। और इसी कारण परिणाम ये हो गया कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान में रिवोल्ट, और रिवोल्ट का परिणाम ये होता है कि पाकिस्तान की आर्मी वहां पे मर्सिलेसली कॉमन सिटीजन्स, और पर्टिकुलरली दोज हु वेयर माइनॉरिटीज, हिंदूज पॉपुलेशन मारने लगी, रेप, मर्डर। आप जाके डाटाज हैं 1971 में कितने लोग मारे गए, जिसका परिणाम हुआ कि फ्लक्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान टू इंडिया हैपेंस। और इसके मजबूरी में कि इतने अगर बांग्लादेश से पॉपुलेशन, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे अगर आ जाएंगे तो कैसे हम संभालेंगे। और इंडिया वाज फोर्स्ड टू इंटरवीन इन बांग्लादेश क्राइसिस, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस। तो 71 है। और दूसरा एक लॉजिकल है, मैं आईआर और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, तो एक लॉजिकल भी था एज ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में डिस्टेंस बहुत है, कनेक्टिविटी का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बीच में पूरा इंडिया का टेरिटरी आ जाता है। और ईस्ट पाकिस्तान में जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपके इंसर्जेंट्स ग्रुप है, टेररिज्म है, अगर वो पाकिस्तान के कब्जे में रहे तो पूरा हॉटबेड जैसे कश्मीर में आज प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है थ्रू द बॉर्डर्स, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में करेगा। सो ये स्ट्रैटेजिकली भी ये सेंस बनता था कि ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट नहीं रहना। और ऑब्वियसली नेचुरल ये था कि 71 में ऐसी क्राइसिस वहां पे उसके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में आ गई कि इंडिया को मजबूरी में इंटरवीन करना, और उस मजबूरी में इंटरवीन का परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। नहीं, अगर इंडिया इंटरवीन नहीं करती, इंडियन आर्म फोर्सेज इंटरवीन नहीं करते, भारत की सरकार डिसीजन नहीं लेती, भारत अपना पैसा, आर्म फोर्सेस, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता, लोगों को यहां शरण नहीं देता, तो आज जो स्वतंत्र बांग्लादेश का जो हम एक देख रहे हैं, ये बांग्लादेश नहीं। बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान का, पंजाबी पाकिस्तान का एक कॉलोनी के रूप में काम करता। वहां जैसे हमारे यहाँ एक समय में ब्रिटेन, दूर ब्रिटेन आके हमारे यहाँ शासन करते थे, लूटते थे और यहाँ से संसाधन ले जाते थे, वैसे ही वेस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, एक दूर ईस्ट पाकिस्तान में आते, वहां से संसाधन ले जाते और उसका अपने डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल। तो बांग्लादेश आज एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो भारत और भारत के वजह से है। और अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी शेख हसीना जो है अभी वहां से आंदोलन के बाद वहां से निकली, आप मानेंगे 71 में बांग्लादेश का आजादी होता है और 75 के अंदर उसके आजादी के सबसे बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान और उनके पूरे फैमिली को मार दिया। वो शेख हसीना बेटी, उनकी बहन और दूसरी बेटी बच जाती है, क्योंकि वो लोग लंदन में पढ़ाई कर रही होती है उस समय। तो ये सारा आपका बैकग्राउंड है बांग्लादेश के इमरजेंसी।
तो प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? तो इमेजिन करिए कि जिस बांग्लादेश वार में लाखों की संख्या में, आप अगर देखना चाहते हैं, इस पे मूवीज बनी हुई कि लाख्स ऑफ हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन, महिलाओं को, आपको पता है मेघालय में, अपने इंडियन स्टेट मेघालय में बंगाल के लोगों का, माइग्रेंट्स का एक कॉलोनी बसा हुआ है, और उस कॉलोनी में ऐसे महिलाएं हैं जो रेप विक्टिम थी, और रेप की वजह से उनको बच्चे को जन्म दिए। न उनको उनका परिवार एक्सेप्ट किया, न बांग्लादेश के लोग एक्सेप्ट किए, और आज वो एक मेघालय, आज तो मुझे लगता है उनका वो परिवार भी आगे बस चल चुका। लेकिन ये सारा आपको ध्यान में रखना होगा कि किस विभत्स तरीके का युद्ध था 1971, और उसमें भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने, इनफैक्ट भारत की आम जनता ने सपोर्ट करके बांग्लादेश को आजादी दी, मुक्ति दिलाई, जिसे मुक्ति वाहिनी बोलते थे। और आज बांग्लादेश लगातार भारत के सपोर्ट से, भारत के सरकार के सपोर्ट से, भारत के आम जनता के सपोर्ट से आज इनफैक्ट इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली पाकिस्तान से अच्छा कर रही थी। क्यों? क्योंकि भारत उसके सारे सपोर्ट में, रॉ मटेरियल्स, उसके प्रोडक्ट्स को खरीदना, अपने चीप प्रोडक्ट्स को वहां बेचना, मतलब कि इतने सारे विषय हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि अनगिनत है। लेकिन मोटा मोटी मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश आज स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र तो नहीं कह सकते हैं, अच्छा कर रही थी, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। एक स्टेबल सरकार, स्टेबल सोसाइटी बन के उभर रही थी, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हुआ क्या? आखिर बांग्लादेश में 15 साल से शेख हसीना की सरकार थी। नो डाउट, देखिए डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें, आरोप प्रत्यारोप अपने ही देश में हम देखते हैं। तो वहां की विपक्ष की सरकार कह रही थी कि शेख हसीना जो है वो अथॉरिटेरियन हो गई है, अपोजिशंस को चुनाव नहीं कंटेस्ट करने दे रही हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग इसमें आपको ये है, जो हम लोग आम जन हैं, जो डे टू डे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत कम लोगों को ये ध्यान आता है विषय। लेकिन क्योंकि मैं आईआर पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं यहाँ पे, तो बताना चाहता हूं, एक अमेरिका नाम का एक देश है, सब लोग जानते हैं। अमेरिका से अपने भारत के भी बहुत अच्छे संबंध हैं आज के समय में। पिछले 20-25 सालों में भारत ने अच्छे संबंध विकसित किए, अमेरिका ने भी विकसित किए। क्योंकि अमेरिका ने एक समय चाइना को सपोर्ट करके चाइना को बहुत आगे बढ़ाया भारत के एवज में। पूरा कोल्ड वॉर का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो चाइना से अप्रोचमेंट करता है अमेरिका 1972 ऑनवर्ड्स, और अब भारत को साइडलाइन करता है। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद भारत से भी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती है, लेकिन चाइना से ज्यादा था। आज चाइना का जो डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ अमेरिका है, जितना मैन्युफैक्चरिंग और ये सारा आप देख रहे हैं, साइंस एंड टेक, इमरजेंस। लेकिन 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब अमेरिका को थोड़ा सा धक्का लगा और वार ऑन टेरर चल रहा है और चाइना का इकोनॉमिक इमरजेंस होता है, तो चाइना जो है अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पे असर्ट करने लगा। और इसका परिणाम ये होता है कि अमेरिका को लगता है कि ये तो गलत हो गया, कि ये तो चाइना हमें ही आंख दिखा रहा है, इसका इकोनॉमिकली पावरफुल हो गया है, न्यूक्लियर वेपन है, इतने आर्म्स एंड एमुनेशन है उसके पास। तो दुनिया भर में आप इतिहास पढ़ेंगे तो राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स जब भी होता है तो बड़ा चर्निंग होता है, कि बड़ा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता है। जनरली जब एक ग्रेट पावर्स जो होते हैं डाउनफॉल होता है और एक इमर्जिंग ग्रेट पावर्स का इमरजेंस होता है। सो टेक फॉर एग्जांपल ब्रिटेन टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वो ग्रेट पावर था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या होती है पूरा दुनिया देखती है, एंड ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम्स ब्रिटेन वॉज नो लॉन्गर अ पावरफुल कंट्री, और उसका परिणाम ये होता है कि अमेरिका उसका स्पेस लेता है। सो इमर्जेंस ऑफ द अमेरिका एंड डिक्लाइन ऑफ ब्रिटेन
कल्मिनेटेड एट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो एक चाइना और अमेरिका का भी राइवलरी पिछले 10-12 सालों में इमर्ज हो गया कि भाई चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा है, ऐतिहासिक रूप से कह रहा है कि चाइना वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन एंटायर हिस्ट्री। सो हमारा आज का अब 21st सेंचुरी आ गया है और हम लोग इसको क्लेम करते हैं। और अमेरिका ऑब्वियसली एक डोमिनेंट ग्लोबल, अभी भी नो डाउट उसके पावर्स को डेंट लगे हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका को कोई इकोनॉमिकली और मिलिटरीली उस भी लेवल पे नहीं है कि चाइना भी उस लेवल पे जाके चैलेंज करे। और ये सारा खेल चल रहा है इस बीच। और बांग्लादेश में जो शेख हसीना है, बिकॉज ऑफ हर पार्टी बीइंग अवामी लीग, और अवामी लीग बीइंग द पार्टी ऑफ अ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, कि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी है, वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, वो पार्टी जिसको भारत ने सपोर्ट करके आजादी दिलाई, तो ऑब्वियसली नेचुरल है भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और अवामी लीग की सरकार की। और इसका फायदा बांग्लादेश को ज्यादा हुआ है बनाम भारत, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा राष्ट्र है बांग्लादेश से। हमें बस ये फायदा हुआ है कि बांग्लादेश की धरती को कोई भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारा उल्फा का समस्या था एक समय, और भी ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन अगर बांग्लादेश की धरती को यूज करे, वो शेख हसीना की सरकार के समय कम होती है या उस पर कंट्रोल करती है। एंटी इंडिया कैंपेन, एंटी इंडिया फोर्सेस को वहां पे पनपने नहीं देती है। तो हमारी, क्योंकि एक लार्ज कंट्री होने के कारण हमारा सिक्योरिटी, अपना एक सिक्योरिटी चैलेंजेज है, और उसको हम बहुत अच्छे से, एक फेवरेबल सरकार अगर वहां रहती है तो हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, ये सारा का सारा बांग्लादेश को बेनिफिट्स होता है भारत के सपोर्ट की वजह से। क्योंकि भारत के सपोर्ट की वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहां पे फैक्ट्रीज आएंगी, आर्थिक विकास होता है, और उसका परिणाम ये होता है कि यंग जनरेशन वहां पे एम्प्लॉयड होते हैं और उसका परिणाम पॉजिटिव होता है। लेकिन आखिर ये क्राइसिस फिर कहां से शुरू हुई? देखिए 2000 अभी फरवरी में, वहां फरवरी मार्च में चुनाव हुए बांग्लादेश में, और अमेरिका जो देश है वो बार बार शेख हसीना को टारगेट करके कि नहीं ये गलत है, वहां पर ऑपोजिशन बहुत सारे ऐसे हैं, आप डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई। शेख हसीना, बिकॉज वो पुरानी नेता है, उन्होंने डिलीवर किया है। पिछले 10-12 सालों 15 सालों में बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मार्वेलस है, आप जाके देख लीजिए। तो इलेक्ट होती है, लेकिन अमेरिका को ये नागवार गुजरता है। तो वहां पे 2024 फरवरी मार्च में सरकार बन रही है, एक नई सरकार फिर से। और अब मई में एक बहुत पुरानी केस में, जैसे आज भी आप देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, 3 है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और अपनी जो विधायिका है। ये 3 कार्य अपना डिफरेंसेज है, पावर ऑफ उनके पावर्स बटे हुए हैं। उसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कोटा सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो मेंबर्स या जो लोग, जिनके माता पिता, जिनके पेरेंट्स बांग्लादेश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई 71 में जिन्होंने भाग लिया, जिनके घर से किसी की मृत्यु हो गई उस लड़ाई में, उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन कोटा दिया। आप समझ रहे हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का, अपने यहां तो भारत देश में ऐसे कितने जजमेंट आते रहते, और जरूरी नहीं है कि भारत की सरकार उसको मान ही ले। जैसे अभी रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां जजमेंट दिया कि भाई SC ST में क्रीमी लेयर लाना चाहिए। उसके कॉन्टेक्स्ट में भी भारत देश में भी बहुत सारी आवाजें उठी, बहुत सारे आंदोलन हुई,
लेकिन भारत की सरकार ने कहा कि हम इसे इंप्लीमेंट नहीं करते। ये आपका न्यायपालिका का है, लेकिन वहां पे जजमेंट बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया और वो सरकार वहां पे कह रही कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप चिंता रहो। वहां पे छात्र आंदोलन शुरू हो। आप समझ रहे हैं? तो आप समझिए कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस आईआर को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो मूवमेंट को जानते हैं, ये अमेरिका और सीआईए का एक बहुत बड़ा मोडस ऑपरेंडी है कलर्स रिवॉल्यूशन करने का। ये मिडिल ईस्ट में हो चुका है, अदर्स जो रशियन फेडरेशन जो पहले थे उनके अंदर हो चुका है। तो बांग्लादेश की जो सरकार इलेक्ट हुई थी, अमेरिका उसको बिल्कुल नापसंद कर रहा था। और अमेरिका से समर्थित ऐसे लोग, जो पाकिस्तान भी उसमें है, ऐसे लोग को ऐसा मौका चाहिए था जिससे कोई ऐसे डिस्कंटेंट क्रिएट हो कि आम जनता भड़क। और वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि नहीं, आम छात्र और वहां के छात्र नागरिक बोलने लगे कि नहीं ये गलत है, रिजर्वेशन देना, वहां के जो आजादी के आंदोलन में जो भाग लिए आम जनता का होना चाहिए, बहुत सारे जो इंटरनल आर्गुमेंट्स वहां के होंगे। और ये छात्र आंदोलन जो कोटा के विरुद्ध में था, ये सरकार के विरुद्ध में टर्न अप हो जाती है। अरे भाई, ये सरकार ने तो पॉलिसी दिया ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इसको सरकार के विरुद्ध एक डिस्कंटेंट क्रिएट करके, और सडनली विदिन 15 से 20 दिन नहीं लगा। और जब छात्र आंदोलन इस लेवल पे, छात्र आंदोलन ही नहीं कहिए, उसमें छात्र थे, भागी ले रहे थे, लेकिन उसमें जमाते इस्लामी के जो इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट फोर्सेस थे वो लोग भी थे। बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अपोजिशन पार्टी, उसके लोग भी थे। और ये सपोर्टेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय, क्योंकि अब सारा जब इंट्री गवर्नमेंट बन गई है, वहां चीजें क्लियर हो गई है, तो अब सब कुछ क्लियर है कि अमेरिका के सपोर्ट से सारी चीज हुई है। क्योंकि जिसको इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर और सरकार बनाने का न्योता मिला, मोहम्मद यूनिस, जो एक नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में, वह प्रो अमेरिका है, पूरी दुनिया को पता। और ये सारा पूरा रचना रच के बांग्लादेश में एक स्थिर प्रो इंडिया गवर्नमेंट, प्रो इंडिया लीडर्स को बांग्लादेश से हटाने का, अपदस्थ करने का कार्य हुआ पिछले 20 दिन में। और उसका परिणाम ये हुआ कि अवामी लीग, क्योंकि अवामी लीग हिस्टोरिकली इंडिया से, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा सपोर्ट मिला था बांग्लादेश की आजादी में, और उसका परिणाम ये हुआ कि इंडिया ने जो हिंदू पॉपुलेशन वहां थे, तो जो जमात इस्लामी के लोग, बीएनपी के लोग और ऐसे जो रेडिकल इस्लामिस्ट जिहादी फोर्सेज जो है, वो हिंदू पॉपुलेशन पे अटैक करने से, क्योंकि उनको लगता है कि सारे के सारे हिंदू पॉपुलेशन वहां पे अवामी लीग के सपोर्टर्स। तो पिछले 20 दिनों में बांग्लादेश के हिंदुओं पे एक अलग प्रकार का अटैक, एक सुनियोजित तरीके से उनके प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है, उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको उनका रेप किया जा रहा है सिस्टमेटिक। यहां तक कि अभी न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं वहां से न्यूज, जो हिंदू टीचर्स हैं या किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में है, वाइस चांसलर है, डीन है, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको फोर्सफुली रिजाइन कराया जा रहा है नौकरी से। सिर्फ वाइस चांसलर की पोस्ट से नहीं और प्रिंसिपल के पोस्ट से नहीं, नौकरी से फोर्सफुली उनके चैम्बर में घुस के उनके लाइफ को थ्रेटेंड करके फोर्सफुली रिजाइन कराया जा रहा है। ये कोई छात्र आंदोलन नहीं है, ये कोई सेकुलर छात्र आंदोलन नहीं है। यहां पे टारगेट किया जा रहा है बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी।
आप गूगल कर लीजिए, बीसियों वीडियोस आपको मिलेंगे। गांव में आपको जान के आश्चर्य होगा, 8%, जो लेस देन 8% पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर है हिंदुओं की, उसमें मेजोरिटी 60 से 70% पॉपुलेशन लोअर कास्ट हिंदू पॉपुलेशन, दलित, ओबीसी। तो आप समझिए कि कितने पहले से ही वो लोग कितने बैकवर्ड है, गांव में छोटे कस्बों में रह रहे हैं। जो ढाका शहर में, कोई ऐसे शहर में है, वहां से तो वो अपना सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज, जो गांव छोटे कस्बों गांव में रह रहे हैं उनका क्या स्थिति है। पूरे गांव में 500 घर मुस्लिम पॉपुलेशन का है, वहां पे 10 घर माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन है, उसका क्या हश्र होगा आप सोचिए। तो आज बांग्लादेश की स्थिति 71, हिंदुओं के लिए तो 71 हो चुकी। आज वहां की आर्मी भी फेल कर रही है, इंटरिम सरकार भी फेल हो रही है बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन को सुरक्षा देने। इनफैक्ट यहां तक कि अमेरिका, जिस अमेरिका के बल पे ये सारा का सारा वहां पे व्यू रचा गया, सारा का सारा आंदोलन हुए, वहां सरकार बदली, अमेरिका तक ने भी ये बोला है कि माइनॉरिटीज वहां पे सेफ फील नहीं कर रही है। आज हिंदू जो है, आज अपने देश में हम लोग तो देख ही रहे हैं, बांग्लादेश में इस लेवल पे एक ऑलमोस्ट लाइक अ जिनोसाइड वहां पे चल रही है। एग्जैक्टली हम लोग नहीं जानते हैं कि कितने लोग मरे, बस कुछ कुछ डाटाज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं। सब लोग जो अनपढ़ पॉपुलेशन है, गरीब है, गांव का है, वो सोशल मीडिया पे, स्मार्टफोन पे थोड़ी मैसेज कर पाए, वो कहाँ बता पाएगा कि हम क्या झेल रहे हैं। तो बांग्लादेश का जो क्राइसिस पिछले, मित्रों अगर मैं कहूं तो पिछले 20 दिन का जो घटनाक्रम है, उससे भारत के प्रबुद्ध जनता को, सरकार को और समाज को सीख लेना चाहिए। सीख ये है कि भारत की स्वतंत्रता, और भारत की स्वतंत्रता जब हम बोल रहे हैं तो भारत की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसकी, बार बार बहुत सारे स्कॉलर्स बोलेंगे कि नहीं नहीं जी ये तो गलत बात है, कि नहीं हिंदू पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो क्या भारत सेकुलर नहीं रहेगा। देख लीजिए बांग्लादेश में क्या स्थिति है, देख लीजिए पाकिस्तान में क्या स्थिति है। आप अगर स्थिति की देखें तो वहां पे जहां जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन, हिंदू माइनॉरिटी हुए हैं और अदर पॉपुलेशन कम्युनिटी मेजोरिटी हुई है, वहां की स्थिति क्या हुई। वहां पे आपको कोई सुरक्षा नहीं, डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती है। भारत देश, आज हम लोग 80 साल पूरा करने जा रहे हैं अपने आजादी के। कितनी बार ऐसा हुआ एक इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो वो भी मिलिट्री कू नहीं थी, वो एक राज सत्ता के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, बांग्लादेश को भारत ने आजादी दिलाई, भारत ने सारा सहयोग दिया, लेकिन लगातार इंटरवल पे वहां पे मिलिट्री कू होती है, मिलिट्री सत्ता को अपने कब्जे में लेती है। आखिर क्यों लेती है? तो बहुत सारे आर्गुमेंट ये है कि वहां जहां भी ऐसे पॉपुलेशन, अगर माइनॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन बनती है, वहां पे डेमोक्रेसी सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और जब डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी तो रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं रहे। फिर इस्लाम और इस्लामियत और इस्लामिज्म की बात चले। जैसे कश्मीर में, फिर भी आज कश्मीर में हम लोगों ने, भारत की सरकार ने, भारत के आज फिर भी तो जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम जो पढ़े लिखे, टेक फॉर एग्जांपल ढाका में, शहर में जो एक समाज है, चाहे और भी सिटीज में बांग्लादेश के होंगे, क्या सारे के सारे जमाते इस्लामी के लोग हैं? क्या वो लोग अपना बच्चे को अच्छे से पढ़ने लिखने नहीं भेजना चाहते हैं, डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो देख चुके हैं पाकिस्तान की हालत क्या हुई है पिछले 50 60 70 सालों में।
बांग्लादेश, आज बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे गया बिकॉज कि वो पाकिस्तान से उस आइडेंटिटी को तोड़ पाया था जिस आइडेंटिटी पे पाकिस्तान बना, रिलीजियस आइडेंटिटी। लेकिन बांग्लादेश आज के समय में वहां का कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे बीएनपी समर्थक हो, जमाते इस्लामी हो, चाहे अदर्स हो, मेजोरिटी जो पीसफुल है, डेवलपमेंट चाहती है, भारत से और पड़ोसी राष्ट्रों से अच्छे संबंध चाहती है ताकि उनका इकोनॉमी और सोसाइटी प्रॉस्पर करे, उसको दबा के और अमेरिका के समर्थन से, क्योंकि अमेरिका एक लीडर को लाइक नहीं करती है, फिर से वो पाकिस्तान वाले रास्ते पे जाना चाहती है। पाकिस्तान का क्या हालत है आज देख लीजिए। तो बांग्लादेश की भी आम जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, जो मुस्लिम जनता ही है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, उनको सोचना चाहिए कि क्या जिससे हमने 71 के अंदर भारत के सपोर्ट से आजादी पाई, जिस आइडेंटिटी से, जिस पॉलिटिक्स से, जिस निजाम मुस्तफा के कॉन्सेप्ट से, उसी निजाम मुस्तफा के कॉन्सेप्ट में फिर से 40 साल बाद, 45 साल बाद जाने की क्या आवश्यकता है? और जब उसी रास्ते पे जाना था तो पाकिस्तान से हटने की क्या आवश्यकता थी? फिर उसका क्या लॉजिक रह जाता है फिर? क्योंकि वहां पे उर्दू में सारा बात होगा, यहाँ पे बांग्ला में होगा, बस यही डिफरेंसेज होंगे। तो बांग्लादेश, इंडिया, बांग्लादेश के जो प्रबुद्ध जनता है और अपने देश की भी जो प्रबुद्ध जनता है, उनको समझने की जरूरत है अपने देश को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि यह हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत विरोधी ताकतें, चाहे वो मालदीव के अंदर हो, वो बांग्लादेश में अब आ गई है, नेपाल में आती रहती है, चारों तरफ जो चाइना का स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स की पॉलिसी है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरना। ऑलरेडी पाकिस्तान हमारा एंटी है। तो एक पक्ष ये है, अमेरिका को ये समझ नहीं आया कि आप चाइना से फाइट करना चाह रहे हैं, और चाइना से फाइट करने के लिए भारत को साउथ एशिया के अंदर और एक्सटेंडेड साउथ एशिया के अंदर मजबूत करना चाहिए। क्योंकि भारत अगर मजबूत रहेगा तो चाइना से वो फाइट कर पाएगा, आपको सहयोग कर पाएगा। लेकिन अमेरिका अपने नीतियों से, अपने आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू डिस्क्राइब इट, कि अपने ऐसे नीतियों की वजह से भारत को कमजोर कर रही है। और भारत कमजोर होगा तो उसका जो फाइट अगेंस्ट चाइना है वो कमजोर पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि अमेरिका के सपोर्ट से वहां सरकार बन गई है और वहां इंटरिम सरकार या आने वाली सरकार वहां को संभाल लेगी। कि जैसे ही रेडिकल एलिमेंट्स जो जमाते इस्लामी के हैं, बीएनपी के हैं, जो आईएसआईएस के हैं, ऐसे लोग अगर प्रोमिनेंट और डोमिनेंट बनते हैं तो अफगानिस्तान बनने में बांग्लादेश को समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। आप मुझे लग रहा है कि एक बार देख लीजिए, एक बांग्लादेश में कैफे का इंसिडेंट हुआ था। आईएसआईएस के लोगों ने एक कैफे में घुस के, उस पर एक मूवी भी बनी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी शायद, आई थिंक ये 2015, 16 या 17 की घटना है, एग्जैक्टली मुझे ईयर नहीं याद है। कि कैसे बाहर विदेश में, उसमें जाकिर नाइक जो अपने यहाँ थे, 14 में वो मलेशिया भाग गए, उससे इन्फ्लुएंस होके वहां का कुछ नौजवान जो है एक कैफे में अटैक करता है, हाईजैक कर लेता है और गिन गिन के नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को मारता है। तो ये ऐसी सोच है वहां के समाज के अंदर है, जो शेख हसीना वैसी सोच वाले लोगों को, वैसे सोच वाले समाज को, उसको अलग थलग करके रखी थी, उसको सप्रेस करके रखी थी, मर्ज नहीं होने दे रही थी। और इसीलिए बांग्लादेश पीसफुल तरीके से, एक लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी टेररिज्म की छिटपुट घटनाएं हुई। कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे, आज जब दिख रहा है कि क्लियर कट जिहादी एलिमेंट्स, इस्लामिस्ट एलिमेंट्स वहां के सत्ता पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा कर लिए हैं छात्र आंदोलन के नाम पे, तो क्या होगा? क्योंकि लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर वो अफगानिस्तान और तालिबान और अलकायदा, आईएसआईएस वाला
वहां फुटहोल्ड गेन करने में उनको समय नहीं लगेगा। तो सिर्फ वो फुटहोल्ड गेन करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंडिया के लिए तो एक सिक्योरिटी चैलेंजेस रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, वी कैन हैंडल इट, हमारे पास मीन्स एंड रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। लेकिन वहां की बांग्लादेश की जनता भी पीसफुल नहीं रह पाएगी। फिर बांग्लादेश की जनता, आप आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो कर रही है, कौन सा वहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बच गया है अब? तो सारे के सारे इस्लाम, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, महिलाएं हैं, उनको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको वर्क नहीं करने दिया जा रहा है। तो यही चीजें फिर से अगर बांग्लादेश में आएगी तो फिर वही चीज होना है। और ऑब्वियसली 8% वहां पे लगभग लगभग हिंदू माइनॉरिटी पॉपुलेशन, उनकी वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति बने अगर वहां की सरकार, वहां की जो इंटरिम सरकार है, आने वाली सरकार है, शेख हसीना वहां रिटर्न होती है नहीं होती है तो समय बताएगा। लेकिन अगर वहां की सरकार इसी प्रकार से एंटी इंडिया और एंटी हिंदू रेटरिक में बिलीव करती रहेगी, चीजें होगी, तो वहां के हिंदुओं के लिए आने वाले समय में बड़ा चैलेंज, उनके लाइफ बहुत इजी नहीं रहे, वो बहुत डिफिकल्टी से गुजरेंगे। हम लोग देखे हैं भाई, पाकिस्तान के अंदर मैं इंडिया पाकिस्तान पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, अफगानिस्तान मेरा इंटरेस्ट है, बांग्लादेश भी धीरे धीरे इंटरेस्ट के एरिया में आ रहा है मेरा, इंडो पैसिफिक की वजह से। कि बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी लगातार ये घटनाएं घट रही थी कि वहां के हिंदू यंग लड़कियों को किडनैप कर लेना, फोर्सफुल कन्वर्ट करना, शादी कर लेना, वहां के मुल्ला मौलवियों के द्वारा। ये लगातार है, न्यूज़पेपर आप उठा ले पाकिस्तान का, रोज 2-4 ऐसे इंसिडेंट वहां होते, ये बांग्लादेश में भी हो रहे थे, उस स्केल पे नहीं हो रहे थे, वहां भी हो, क्योंकि एक कन्वर्जन का क्लासिक तरीका है। आप पूरे इतिहास को पढ़ लीजिए, कन्वर्जन कैसे हुआ, एक तलवार के बल पे हुआ है, और दूसरा किसी दूसरे धर्म जिसको है उसकी महिलाओं को विलिंगली और अनविलिंगली दोनों तरीके से उसको शादी कर लेना और उसको कन्वर्ट करा देना, उससे बच्चे जो होंगे वो जिस रिलीजन में कन्वर्ट होंगे वही। और ये एटलीस्ट इन द केस ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये तो हम लोगों ने देखा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो ये सारी चीजें आज हिंदू की स्थिति बांग्लादेश में बहुत ही दयनीय है, और इसीलिए भारत सरकार एक बार बोली भी है वहां की इंटरिम सरकार को, और भारत सरकार को इस पे बहुत ही निगरानी रखना चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार अगर चाह ले, अगर वहां की सरकार अगर नहीं मानती है और भारत की सरकार एक बार अड़ जाए, इसेंशियल कमोडिटीज भेजना बंद कर दे, बहुत सारी ऐसी चीजें कर दे, तो बांग्लादेश एक दिन अपने पैरों पे खड़ा नहीं रहा, एक दिन में क्योस। ऐसे ही जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहती है, आप देखे हैं जबकि बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी हुई है पिछले 10-15 सालों में आर्थिक रूप से, फिर भी कितने सारे बांग्लादेशी इलीगल होते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, नाम उठा लीजिए, शहर के शहर जहां पे 10, 20, 50 हजार लाख इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन नहीं, ये सबको पता है। शहर के शहर में इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, वही लोग आपका डोमेस्टिक होल्प है, वही लोग सब्जी बेच रहे हैं, वही लोग ऑटो चला रहे हैं, हर सर उनका सारा चीज। और यहाँ पे एक सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स है, सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में एनजीओ है जो उनको सारा चीज, आपका आधार कार्ड बना हो ना बना हो, उनका आधार कार्ड महीने 2 महीने में बन जाती है, पासपोर्ट बन जाती है। ऐसे ही होता है आपके यूपी के अंदर, कानपुर में एक एमएलए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं 1-2 महीने पहले न्यूज पढ़ा कि वो बांग्लादेशी किसी को लिख के दे रहे कि यहाँ का नागरिक है, उसका वेरिफिकेशन हुआ तो एमएलए को डांट पड़ी और कुछ एफआईआर हुआ। ऐसे चीजें चल रही हैं। और वहां पे क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को
जड़ से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी देख चुके हैं। और वो बांग्लादेश का जो आज का जनरेशन है, इतिहास उनको वाकिफ नहीं है, या इतिहास पढ़ाया नहीं गया है, या इतिहास को भूलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जाके देखे 71 कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 40-45 साल की बात है। और किस लेवल पे बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम सारी महिलाओं का वहां पे मृत्यु, हत्या और रेप हुआ था उस समय। और आज फिर से जो उस समय पाकिस्तान आर्मी कर रही थी, रजाकार कर रहे थे, आज वहां का कॉमन मुसलमान हिंदू पॉपुलेशन के साथ। आज तो पाकिस्तान आर्मी नहीं है उधर, भले ही वहां से डायरेक्शन ले रहे होंगे पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान के इससे, लेकिन कर कौन रहे। तो बांग्लादेश एक लिटमस है भारत के, और भारत की जो बहुसंख्यक जनता उनके लिए भी समझने की कि हम लोग किस संकट से जूझते हैं, जूझ सकते हैं आने वाले समय में। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए हम लोग आपस में। और एक अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश की हिंदू पॉपुलेशन अक्रॉस वर्ल्ड माइग्रेटेड है, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और एक बड़ा इंडियन बांग्लादेशी हिंदू डायस्पोरा का मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड चला है। और लोगों को अक्रॉस द वर्ल्ड, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, इसीलिए अमेरिका की सरकार जिसने इस सरकार को वहां से बेदखल करने का सारा प्लान व्यू रचा, वहां की सरकार को भी स्टेटमेंट देना पड़ा कि हिंदूज के खिलाफ अटैक बंद, है ना। तो ये सारी चीजें आज के दर में, तो आज ऐसी स्थिति में भारत का और भारत के राष्ट्रवादी संगठन और समाज और सरकार का क्या दायित्व है। तो दायित्व ये है कि हम बांग्लादेश के अपने भाई बंधुओं का साथ जो हो रहा है, पैलेस्टाइन के बारे में दुनिया जानती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोले जाने, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो है बांग्लादेश के हिंदुओं पे ऑल आइज ऑन ढाका नहीं लिख रहे हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं लिख रहे हैं, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज नहीं लिख रहे हैं, जबकि मेजोरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज हिंदूज हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उनको माइंड वॉश इस लेवल पे किया गया है। दो चार लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं बोल रहा। वहां के आपको जान के आश्चर्य होगा, इस लेवल का एक उनके मन में घृणा और हेट्रेड है कि एक राहुल आनंद करके, राहुल सागर या राहुल आनंद वहां ढाका के बहुत बड़े पॉप सिंगर है बांग्लादेश के, और उनके घर को, इतने बड़े घर को वहां की भीड़ ने जला दिया। आखिर भाई राहुल सागर, राहुल आनंद ने क्या किया था? वो तो सरकार का आदमी नहीं था, वो तो एक आर्टिस्ट है। तो किस लिए जलाया गया? किसी हिंदू प्रिंसिपल को अटैक किया जा रहा है, टीचर को रिजाइन कराया जा रहा है, किस लिए? वो सरकार का तो नहीं है, इसलिए किया जा रहा है कि वो हिंदू है। और वो जो जो लोग करा रहे हैं उनको लग रहा है कि रिजाइन करेगा, हटेगा तो हम उस पोस्ट को ले लेंगे। तो इस लेवल की घटिया और कह सकते हैं कि अमानवीय तरीके का आंदोलन बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, और दुनिया भर में उसको छात्र आंदोलन और पता नहीं क्या क्या बोलने की ये चल रही है। तो बांग्लादेश में जो हुआ है, मैं अगर दो तीन लाइन में अगर कहूं तो एक अमेरिका प्रायोजित जिहादी इस्लामिस्ट, और पूरे अमेरिका का इतिहास देख लीजिए। अमेरिका जो है, जो 9/11 हुआ, मैं तो पढ़ाता हूँ वैसी विषय पे, अलकायदा किसका पैदा किया हुआ? अमेरिका का पैदा किया हुआ। ओसामा बिन लादेन को किसने सपोर्ट किया था अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ? अमेरिका ने किया था, पाकिस्तान के सहयोग से। तो अमेरिका का इतिहास रहा है दुनिया भर में जिहादी एलिमेंट्स को पालने का, और वो सिर्फ और सिर्फ इंटरिम अपना इंटरेस्ट देखती है। 10 साल बाद, 20 साल बाद उस सोसाइटी का क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका, उस सोसाइटी का, उसका खामियाजा जो अगल बगल के समाज, अगल बगल के राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा, उससे भी बहुत ज्यादा। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो आइसोलेटेड है, एक तरफ अटलांटिक है, दूसरी तरफ पैसिफिक है।
पहला बार ऐसा हुआ था 9/11 में कि अमेरिका के मेनलैंड धरती पे अमेरिका पे अटैक हुआ। नहीं तो पूरे अमेरिका के इतिहास में अमेरिका पे कभी अटैक नहीं हुआ। पर्ल हार्बर का एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंसिडेंट आता, उससे उससे पहले ना उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। और भी पर्ल हार्बर पूरे अमेरिका मेनलैंड में नहीं है, पैसिफिक ओशन में। तो ये सारी चीजें अमेरिका की ये चाल रही है हमेशा से। लेकिन बांग्लादेश में वो क्यों की, जानते हुए भी कि भारत से अमेरिका के अच्छे संबंध है, भारत का सहयोग है और भारत का बहुत अच्छा संबंध है बांग्लादेश के लीडर्स से। अब ये अमेरिका, तो अमेरिका में कुछ ऐसे सर्टेन सेक्शन और एलिमेंट्स हैं जो ये डेमोक्रेसी प्रमोशन और डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स ये सब करते रहते हैं और छोटे राष्ट्र इसके विक्टिम्स बनते हैं। वो भारत में भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो मोदी जी के खिलाफ और सबके खिलाफ करना चाहते हैं, लेकिन भारत क्योंकि एक विशाल राष्ट्र, मैच्योर डेमोक्रेसी है, इनके करने का बहुत ज्यादा असर इस पे नहीं पड़ता है और इसीलिए हम लोग एक सर्वाइव और थ्राइव करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, ये भारत सपोर्ट में है, भारत बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन ये मान के चलिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अमेरिका और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छे पसंद नहीं कर रही। तो बांग्लादेश की क्राइसिस एक क्रिएटेड क्राइसिस है और भारत के हितों के लिए बहुत नुकसानदेह है और हिंदू पॉपुलेशन और माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन बांग्लादेश के लिए बहुत ही संकट का समय है। आने वाला समय कैसा होगा हम लोग कह नहीं सकते हैं। वहां वो मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, भारत की सरकार कितना प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, कैसे करेगी, लेकिन हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक अपना एक सोच और थॉट्स बिल्ड कर रहे हैं और ये एक अवेयर रहेंगे तो आने वाले समय में हम उनके साथ खड़े होंगे, भारत की सरकार को प्रेशर करेंगे, फोर्स करेंगे कि आप उनकी रक्षा करें, उनको सहयोग करें और बांग्लादेश की सरकार पे प्रेशर बने। यही सारी चीजें, ये डिस्कशन और इस डिबेट का यही एक फायदा होगा कि हम लोग एक अवेयर रहे वहां की स्थिति को लेकर। तो मैं इसी सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर संदीप जी। बड़ी एकाग्रता के साथ हम लोग सभी सुन रहे हैं, श्रोता भी सुन रहे हैं, कुछ संघ के बड़े प्रचारक भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बांग्लादेश की व्युत्पत्ति, बांग्लादेश की समस्या की जो ऐतिहासिक विवेचना की है वह अद्भुत और अभूतपूर्व है। जिस तरह अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश की भ्रूण हत्या हो गई होती। 1971 में शांति वाहिनी का समर्थन करना, उस समय भी जिहादी थे जो पूर्वी पाकिस्तान और उसकी सेना का समर्थन कर रहे थे। जनरल जगजीत सिंह चौहान के सम्मुख विश्व के का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण जनरल नियाजी ने किया था। लेकिन इतिहास के उन पृष्ठों से हमने सबक नहीं सीखा है। आपकी उद्बोधन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश था वह यह है कि जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार हुआ, बड़े निरपेक्ष ढंग से, किसी लाभ लपेट से, ना आप हिंदुत्व से प्रेरित और प्रभावित हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं और पढ़ते और पढ़ाते हैं। मैं भी राजनीति विज्ञान का ही विद्यार्थी और प्रोफेसर हूं। लेकिन जिस बारीकी से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस राजनय को, उस कूटनीति को, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका ने नसरुल्लाह, बाबर, अलकायदा और कैसे कैसे विश्व को उसने तबाह करने का प्रयास किया है, उसका पूरा चरित्र ही जिहाद को प्रोत्साहित करना होता है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करना होता है। चाहे अपने उस अग्निबाण से और अपने उस आहुति से खुद जलना पड़े, यह अमेरिका का चाल चरित्र और चेहरा है, उसको आपने उद्घाटित किया। और इस उद्बोधन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश था कि हमें उससे सबक लेनी है, भारत के हिंदुओं को शपथ लेना है, हिंदुओं को किसी के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना, किसी सांप्रदायिकता की ओर कदम नहीं बढ़ाना है। लेकिन एक चीज जरूर करना पड़ेगा जो प्रकारांतर से आपने इशारा किया है, और वह संकेत इतना यथार्थ से परिपूर्ण है कि अगर हम दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति से ऊपर उठ करके
अति पिछड़े, पिछड़े से ऊपर उठ के, अगड़े से ऊपर उठ करके अगर हम केवल और केवल हिंदू के रूप में अगर स्थापित नहीं होंगे, शायद वो हमारी स्थिति होती, यह फूट नहीं होती और एक सशक्त एकत्व होता, तो बांग्लादेश का वह नरसंहार जो आज दिखाई देता है वह इस भयावह रूप में दिखाई नहीं देता। वो हमारे बिखराव का परिणाम है। हमारा आज पूरा धर्मनिरपेक्ष धड़ा इस बात पर मौन है। भारत में इस समस्या को अगर गंभीरता से किसी ने अध्ययन और अनुशीलन किया था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगर इस देश की समस्या को समझना है, जातिवाद को भी समझना है और उसका समाधान भी करना है और हिंदुत्व की समस्या का भी समाधान ढूंढना है, तो हमें लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, इन मनीषियों को जानना पड़ेगा। आपने बड़ी सूक्ष्मता से, अत्यंत दूर दृष्टि से भविष्य के आहट को भी और भविष्य के भारत के प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक संरचना के पदचाप के तरफ भी हम सबको इंगित किया है और सावधान भी किया है। आपके इस ओजस्वी और बहुत ही राजनीति विज्ञान के आधिकारिक विद्वान के रूप में तो था ही, एक भारतीय मन भी बोल रहा था जो इतना निरपेक्ष था और इतना द्वंद्व रहित था, जो हमारे सभी श्रोताओं तक उसकी संप्रेषणीयता वो इतना ठीक ढंग से फैसिलिटेट और कम्युनिकेट हो रहा था कि हर व्यक्ति उससे गंभीरता पूर्वक जुड़ा हुआ था। उसमें इतना प्रवाह था कि हर हृदय को स्पर्श कर रहा था। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और इस मंच पर आपके इस उद्बोधन से हमें निश्चित रूप से इस समस्या के विषय में, गंभीर समस्या के विषय में हमें समझाने में बड़ी सुविधा मिली है। अब हमारे डॉक्टर चंद्र किशोर जी हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है? सर मेरी कुछ जिज्ञासा है सर से, कुछ प्रश्न तो नहीं है, सर से आप जिज्ञासा अवश्य करिएगा। आपको इस पर एक टिप्पणी भी करनी है, आपको करनी है, डॉक्टर हर्ष जी को करनी है और डॉक्टर भावेश जी। सर्वप्रथम डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष मणि सिंह जी। जी जी जी, धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। एक आधिकारिक वक्तव्य के रूप में बड़ा ही एक रोचक और समसामयिक विषय और उसका प्रस्तुतिकरण डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी ने हम सभी के समक्ष रखा। और मुझे लगता है कि इस मंच से इस विषय को और आगे ले जाने में डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी का जो वक्तव्य आज हम लोगों को मिला है वो बिल्कुल एक बेसिक लेक्चर के रूप में, एक बेसिक फंडामेंटल के रूप में कि किस तरीके की, जैसा कि हम लोग भारत बांग्लादेश को एक पड़ोसी देश के रूप में ही जानते रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपने इस बात को परिभाषित किया। और मुझे लगता है कि ये बात बांग्लादेश को स्वयं भी समझने की जरूरत है, जो भी वहाँ पे अंतरिम सरकार में है, कि एक देश जो विभाजित हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, फिर बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान बना, तो आज भारत की पहचान किस रूप में है, बांग्लादेश की पहचान किस रूप में बन रही थी और पाकिस्तान की पहचान किस रूप में बनी है। तो मुझे लगता है कि इस परिदृश्य को सर ने बहुत बखूबी इस चीज को रखा है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि हम एकेडमिशियन इस बात को चर्चा में और जिस दृढ़ता से रखते हैं, उससे एक दबाव बनता है विश्व समुदाय के सामने इस बात को ले जाने का। और निसंदेह जो हम अपनी चिंताएं हैं वहाँ के हिंदुओं के प्रति, जो 8% लोग हमारे हैं, उनको उनके लिए हम इस विषय को जीवित रखें, ताकि भारत सरकार, हम जब त्वरित प्रतिक्रिया देंगे तो भारत सरकार भी मजबूर होगी कि इस बात को उन हिंदुओं की चिंताओं को समझे। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी। बहुत अभिनंदन डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी। आपकी टिप्पणी सदा बहुत संक्षेप में और सारगर्भित होती है, लेकिन बड़ी मौलिक होती है। आपका अभिनंदन। और मैं इसी क्रम में डॉक्टर चंद्र किशोर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी जिज्ञासा भी रखें और इस बहुत ही महनीय महत्वपूर्ण उद्बोधन पर अपनी मीमांसा भी प्रस्तुत करें, अपनी विवेचना भी प्रस्तुत करें। डॉक्टर चंद्र किशोर जी। धन्यवाद सर। सर मेरी टिप्पणी और जिज्ञासा दोनों एक साथ है सर से। मतलब मैं संदीप सर से पूछना चाहूंगा,
सर जैसे अभी हम देख रहे हैं, और आप तो IR दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये प्रश्न है और मेरी टिप्पणी क्या है सर, आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया और पूरा आपने जो मार्मिक तथ्य हैं उसको उजागर किया। एक एक बात मैं अब बड़ा ध्यान से सुन रहा था, बिल्कुल मेरी बीच में एक बार इच्छा हुई कि पानी जाके पी लूं उठ करके, मैं नहीं गया। बड़ा ही ज्ञानवर्धक आपका रहा सर। आपने जो भी बातें बताई वो सब हम देख रहे हैं, वर्तमान में घटित हो रही हैं, किस प्रकार से अमेरिका का रोल रहा है। मतलब चाहे 1971 का जब युद्ध हुआ, किस प्रकार से कश्मीर पर अटैक करने के लिए अमेरिका ने निर्देश किया, आप कश्मीर पर अटैक करिए। पूर्वी पाकिस्तान जो था उस पर हम देख लेंगे, अगर रसिया ने उस समय हमारी मदद नहीं की होती तो शायद उतना अच्छे से नहीं हो पाता। और आज बांग्लादेश है, अभी अखिलेश सर बोल रहे थे कि वो भ्रूण हत्या उसकी हो जाती है उस समय। तो आज जो बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन की क्या स्थिति हुई सर, बड़ा देख करके आंखों को विश्वास नहीं होता कि उस व्यक्ति पर हम लाइव देख पा रहे थे, ऐसे वीडियो आ रहे कि लोग उस पर टॉयलेट खड़े करके कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं मतलब। और क्या वो स्थिति हमने देखी, महिलाओं की स्थिति, उनके अंडर गारमेंट्स लेकर के सर शेख हसीना के और उनके परिवार, क्या सर मानसिकता होगी। तो हम कितने विक्षिप्त लोग हैं, और इससे हमें क्या सबक मिलता है, वो हमें बहुत काम करने की वो है इस पर जरूरत। और सर मेरी जिज्ञासा आपसे ये है कि अभी भारत में हम देख रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ही था, आपने बड़ा अच्छे से बताया, छात्र आंदोलन था और कोर्ट ने उसको रद्द भी किया और सरकार ने भी कहा हम इस पर काम करें, तो ऐसा कुछ होना ही नहीं था। और ऐसे प्रयास कुछ आंदोलनों के भारत में किए गए, और आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी आप देखे थे कुछ लोगों को फिर आंदोलन जी भी एक शब्द निकल के आया था। आजकल सर जैसे अभी देखा गया कुछ वर्तमान कुछ पिछले चुनाव हुए उसमें कि धर्म के आधार पर विभाजन देखने को मिला है। कुछ लोग एक धर्म विशेष के पक्ष में इतने साथ खड़े हैं कि हम इनके बहुत बड़े बड़े रखवाले हैं, इन्हें कुछ नहीं होने देंगे अलग। और पूरा एक प्रकार से देखा जाए भारत की तमाम जो बौद्धिक वर्ग की पार्टियां, बौद्धिक वर्ग तो उनको नहीं कहेंगे, जो राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को रहती हैं, उनके लिए एकदम तत्पर खड़ी हैं। अब मेरी जिज्ञासा सर, धर्म के आधार पर विभाजन हमें देखने को मिल रहा है, वो 100% एक तरफ जा रहा है। मेरे जो पॉइंट है ये कि जातिगत जो विभेदीकरण हो रहा है सर, अभी आप जेएनयू में और मैं जेएनयू का छात्र रहा हूं, तो मैंने ये वहां पर भी थोड़ा अनुभव किया था किस प्रकार से, और आप तो वहां पढ़ा रहे हैं सर, कि जातिगत विभेद करने की, अब जैसे वहां पर आरक्षण की बात हुई तो हमारे देश में भी अब धर्म के आधार पर वो लोग कामयाब हैं, उनको पता है कि हम धर्म के आधार पर अपना काम पूरा कर चुके हैं, हमने लोगों को बांट लिया एकदम से। अब सर जातियों पर, जैसे चाहे वो दलित वर्ग की जातियां हों, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, तो यहाँ पर जैसे ही दो जातियों में फाड़ करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो वो भारत के लिए आने वाले समय में कितना खतरनाक हो सकता है, मेरी आपसे जानने की जिज्ञासा है। दूसरा इसी के साथ, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि भारत के विपक्ष के नेता, उन्होंने कल ही कहा है प्रयागराज में कि हम इस आरक्षण को 50% आरक्षण को उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या सर ये उनको ये भी बताना चाहिए कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम 80%, मानिए कि ओबीसी की या दलितों की सब आबादी मिलाकर के 70% होती है या 80% होती है, तो क्या वो आरक्षण इतना दे पाएंगे? क्या इतना आरक्षण 90% या 80% संभव हो पाएगा, या लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा जातिगत उसमें बांटने के लिए, वर्ग विशेष को बांटने के लिए ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है? क्योंकि आप तो संविधान आप पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं और आप अध्यापक हैं जेएनयू जैसे संस्थान में, क्या यह संभव है? या अगर संभव है तो उनसे ये हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या आप सत्ता में आने के बाद ऐसा करेंगे? और दूसरा सर, क्योंकि अभी हमने देखा एक पूरे भारत में चला जिन लोगों को कि शायद संविधान की प्रेम्बल उनको याद नहीं है, संविधान में कितने पार्ट्स हैं उनको याद नहीं है, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं उनको पता नहीं है, कितने शेड्यूल हैं उनको पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि संविधान को बदल देंगे। और आप जैसे अभी बता रहे थे, बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी न्यूज हमारी जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी एक अपने काम में लगी हुई है सर, और वो लोग जैसा बताने उसको मान लेते हैं लोग। तो क्या इस आधार पर ये जो नैरेटिव जैसा फैलाया गया था संविधान को बदल देंगे, और आप तो इसके आधिकारिक विद्वान हैं, आपको पता है कि ऐसा संविधान को अब तक किसकी सरकार में भारत का संविधान सबसे ज्यादा कमजोर किया गया, भारत का संविधान बदला गया, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता में सर ये नैरेटिव चला गया कि संविधान को बदल देंगे लोग।
और अब ये जो जातिगत अभी विभेदीकरण किया जा रहा है कि हम आएंगे तो 50%, उन्होंने ये नहीं कहा हम आएंगे तो, हाँ कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा या जनता को उसी आधार पर ये गुमराह किया जा रहा है? ये सर 2-3 पॉइंट है, मैं आपसे जिज्ञासा जानना चाहूंगा अगर। हाँ चंद्रकिशोर जी, आपके सारे सवाल हम वो एक पॉइंट वही बोलना भूल गए थे अपने प्रेजेंटेशन में। जी इनफैक्ट बांग्लादेश की जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, अमेरिका का रोल क्या था वह भी नोट करने लायक है। तो अमेरिका, मेरे समझ से, बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, लेकिन अमेरिका इज द किंग, है ना। और वो अमेरिका क्यों आज के संदर्भ में कर रही है, एक समय उस समय तो चलिए अमेरिका से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन आज तो अमेरिका से हमारा संबंध अच्छा है। इनफैक्ट वी आर क्लोज इनफ टू फाइट अगेंस्ट चाइना। और दूसरी बात, जो आप यहाँ भारत के, भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो बात कर रहे थे, देखिए वो सारी चीजें हम लोगों को पता है। जाति की राजनीति खासकर यूपी बिहार से हम लोग सब लोग आते हैं, तो कैसे चलती है। और ओबियसली राहुल गांधी जैसे नेता के पास आज आप जान लीजिए उनका हिस्ट्री, उनके पार्टी का, उनके परिवार का पूरा हिस्ट्री उठा के अगर देखेंगे, जिस समाज की वो बात और चर्चा कर रहे हैं, दलित, पिछड़ा और ऐसे समाज की, तो क्या उनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, इसको बहुत सारे यार्डस्टिक हैं, आप देख लेंगे, गूगल करिए, बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। और पिछले 10 सालों में जो भारत की वर्तमान सरकार है उसने क्या किया। तो ये है कि ओबियसली, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, नैरेटिव चलाना बड़ा आसान है, क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दे दिया था कि अब की बार 400 पार, और वो जी 400 पार को ऐसे नैरेटिव किए कि नहीं भाई, ये 400 पार इसलिए लाना चाह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे, और संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को हटाएंगे। आप समझ रहे हैं। तो जी भारत की अभी भी जो बहुत सारी जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, बहुत कम पढ़ी लिखी, गांवों में, कस्बों में, लेकिन डेवलपमेंट की वजह से उनके पास मोबाइल्स पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें, और वो नैरेटिव में, वो नैरेटिव गई गांवों तक, कस्बों तक पहुंची, और उसका दुष्परिणाम दिखा इलेक्शन में। लेकिन इवन देन आपको मैं बता रहा हूं, जो बांग्लादेश में, भारत में कितने बड़े किसान आंदोलन हुए, आप बताइए। जी और भी सारे आंदोलन हुए, भारत में सत्ता परिवर्तन कर पाए। आपको क्या लग रहा है, जो किसान आंदोलन है, ये सब बड़े बड़े आंदोलन जो हो रहे थे, क्या एक्सटर्नल इनमीज का हाथ नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन भारत की जनता मैच्योर हो चुकी है। हमारी डेमोक्रेसी एक मैच्योर डेमोक्रेसी है आज, 70 और 80 सालों के बाद। तो कोई भी अगर चाह लेगा, बाहरी ताकत कि कोई ऐसे मूवमेंट खड़ा करके, छात्र का, किसान का, ऐसा किसी विषय को लेके जिसका कोई 2 महीने पहले तक कोई चर्चा नहीं हो रहा था बांग्लादेश में, और 2 महीने में उसको चर्चा करके आप एक सरकार से, सत्ता से एक सरकार को हटा देते हैं, लीडर को भगा देते हैं, ये भारत देश में नहीं चलने वाला। अगर भारत देश में किसी को सत्ता से हटाना है तो डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक मीन्स के थ्रू ही होगा, और वह डेमोक्रेटिक मीन्स है इलेक्शंस। हाँ, इलेक्शन में नैरेटिव चलेंगे, जो इस बार चला हम लोगों ने भी देखा। तो उनकी सक्सेस ये रही कि वो फॉल्स नैरेटिव चलाने में सक्सेस हुए और आम जनता को बरगला लिए। लेकिन जो सत्ता के लोग थे उनको भी तो सोचना चाहिए था कि काउंटर नैरेटिव तो चलाते, उसको काउंटर किया जा सकता था। आज भी काउंटर करें बहुत सारे विषय पे, आज भी वो फेलियर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आपके पास सत्ता है, सब कुछ है, रिसोर्सेज है, करना चाहिए। कि आपके खिलाफ आपने जो किया नहीं, आप बताएं। भारत में, भारत की अगर पिछड़ों की बात करें तो पहला बार प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा जो कमीशन है, ओबीसी कमीशन, उसको संवैधानिक रूप से एक, कितने सारे ऐसे, अगर मैं चाहूंगा तो बहुत सारे उस पर डिटेल्स में जा सकते हैं कि इतने सारे काम किए हैं SC ST ओबीसी के लिए कि आप गिन नहीं सकते पिछले 10 सालों में, है ना। तो लेकिन भारत सरकार कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाई, आम जनता को क्यों नहीं बता पाई? जो कांग्रेस से राहुल गांधी घूम घूम के ये बताने में सक्षम हो गया कि आपकी आरक्षण चली जाएगी, संविधान बदल दी जाएगी। तो ये सारी चीजें हमारे को, लेकिन ओबियसली ऐसी ताकतें हैं, बार बार ये आ रही है कि ऑपोजिशन के पास
कौन लोग हैं जो ऐसे नैरेटिव वहां से चला रहे हैं? अमेरिका से चल रहा है, यूरोप से चल रहा है। कौन सी ताकतों को फायदा होगा? चाइना को फायदा होगा। तो ये सारी चीजें आप जो कह रहे हैं, जाति को लेके, जाति के विभेद को बढ़ाना, और कहाँ कर दिए? राहुल गांधी सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। कास्ट सेंसस चिल्ला रहे हैं। कर्नाटक के अंदर उनकी सरकार है 1.5 साल से, कास्ट सेंसस होके रखा हुआ है, वो रिवील नहीं कर रहे हैं। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार थी जिस समय हुई, और रिवील भी हो गई वो कास्ट सेंसस। तो ये चीजें हम लोगों को भी, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को भी समझना चाहिए और चीजें। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? फायदा एक बेटर पॉलिसी बनाना। तो भारत सरकार के पास ऑलरेडी इतने सारे डाटा आते हैं थ्रू बहुत सारे सर्वे। ये अभी देखिए फिर से सेंसस होने जा रही है, उसमें क्या निर्णय। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ओबियसली कि भारत के जो विरोध में लोग हैं, अमेरिका की जो लीडरशिप है, या यूरोप में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, चाइना थोड़ी चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे या बीजेपी सत्ता में रहे। उनको पता है कि जब तक ये लोग रहेंगे भारत को हम डैमेज नहीं कर पाए। तो इन्हें सत्ता से हटाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में सत्ता से हटाने का सबसे तरीका क्या है? कि इलेक्शन के दौरान इनको हरा दो, बहुत आसानी से ये सत्ता से हटेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बोल सकते हैं आज के संदर्भ में, अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के संदर्भ में। लेकिन हम लोग बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं, और बांग्लादेश में संकट बहुत ही गंभीर है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी हिंदूज के लिए। और उसके दृष्टि से आज हम लोग एज ए प्रबुद्ध नागरिक और एक कंसर्न सिटीजन, जो भारत का, क्योंकि बांग्लादेश एक पड़ोसी राष्ट्र है, भारत का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश की आजादी में रहा। हम लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बांग्लादेश की लड़ाई में हम और हमारे पूर्वज ने उसको सपोर्ट किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो धर्मावलंबी है वहां पे, हम यहाँ पे नहीं कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आप अगर डाटा जो मैंने शुरुआत में अपने लेक्चर में बोला, आज उसी डाटा को रिपीट करिए भारत के संदर्भ में, कि मुसलमान 1951 में कितने थे भारत में, 1961 में कितने थे, और 2024 में कितने हैं। तो ग्रेजुअली मुस्लिम्स का पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, ना कि डिक्रीज किया है। भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे मुसलमानों की संख्या घटी। तो जहां पे मुसलमानों की, चाहे किसी भी ऐसे कम्युनिटी की संख्या नहीं घटती है, इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि वहां वह कम्युनिटी प्रॉस्पर कर रही है, शांति में है, सद्भाव में है, इसीलिए वो अच्छा कर रही है, अपनी संख्या बढ़ा पा रही है। नहीं तो जहां पे कोई कम्युनिटी और सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट में होती है, उसकी संख्या धीरे धीरे घटती है। और बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या घटी है। ये डाटा है, कोई ऐसा नहीं है कि नैरेटिव है और प्रोपेगेंडा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सोचना और समझना चाहिए बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट से। जी सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल, इस क्रिस्टल को भी बहुत क्लियर कर दिया, बहुत स्पष्टता के साथ, निर्भीकता के साथ। मैं कहूंगा कि इस पूरे व्याख्यान में जो मुख्य तत्व था वह समीक्षा का पारदर्शी होना तो था ही, उसका निर्भीक होना सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। डॉक्टर भावेश जी, तब अंत में डॉक्टर उदयभान सर का हम लोग अध्यक्षीय उद्बोधन सुनेंगे। धन्यवाद सर। सर, ऐसे तो लोक पहल के द्वारा जो भी परिचर्चाएं हुई हैं, सभी विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। लेकिन आज जो परिचर्चा हो रही है, बांग्लादेश संकट और हिंदुओं की स्थिति, और उस पर बोलने के लिए डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी आए हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं। तो इसने रुचि को बहुत अधिक बढ़ा दिया। और चूंकि सर मैं काफी लंबे समय से यूरोपियन हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं बड़े ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुन रहा था। सबसे बड़ी बात सर की जो शुरुआत आपने किया, जो पॉपुलेशन सेंसस का डाटा आपने दिया 1901 से लेके और 2022 तक, ये डाटा कहने के लिए तो सर एक आंकड़ा है, इसको लोग नोट कर लें अपने अध्ययन के लिए, रिसर्च पेपर के लिए, बाकी कार्यों के लिए। लेकिन सर ये डाटा एक बड़ी गंभीरता के साथ
सोचने पर विवश करता है, समीक्षा पर विवश करता है कि कैसे एक अच्छी खासे तरीके से जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करती गई है और इस स्तर पर आ गई जो पिछले 15-20 दिन पहले हम लोगों ने या पूरी दुनिया ने देखा। और मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस पूरे वक्तव्य को सुन रहा था सर, और मैंने एक बात को ये देखा कि सर जहां भी रेडिकल जो या कम्युनल जो ग्रुप्स है और सेना, इन दोनों का जहां पर सर गठबंधन होता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो बड़ा ही घातक होता है। और उसमें जब विदेशी शक्तियां सम्मिलित हो जाती हैं तो उसका बड़ा ही भयानक स्वरूप होता है, जो चाहे 1947 के समय तक हम लोगों ने अपने एक पड़ोसी देश में देखा है और अभी 2024 में दूसरे पड़ोसी देश में देख रहे हैं। तो आज का जो वक्तव्य रहा सर, बहुत ही अधिक ज्ञानवर्धक रहा, क्योंकि आंकड़े बड़े स्पष्ट प्राप्त हुए और साथ ही साथ एक बड़ा ही ज्वलंत आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि ये जो जाति में बटे हुए हिंदू हैं, ये कब अपनी इस जातिगत मानसिकता से ऊपर उठकर केवल हिंदू बनेंगे, क्योंकि जब तक ये केवल हिंदू नहीं बनेंगे तब तक बहुत ज्यादा सुधार आने की कोई संभावना दिखती नहीं। और दूसरा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही कि जो विदेशी शक्ति है वो आइसोलेटेड कंट्री है, और चूंकि मैं तो अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि शुरू से मतलब 1776 के बाद से लगातार उनकी स्ट्रेटजी यही रही है, विवाद पैदा करना, और वो विवाद हमेशा उस देश के खिलाफ पैदा करना जो आर्थिक रूप से उनको टक्कर दे सकता हो। और जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, भारत की रक्षा लाइन जो है वो मजबूत हुई, भारत के जो वैदेशिक संबंध है वो मजबूत हुए, तो उससे निस्संदेह रूप से अमेरिका और चीन जैसे जो देश हैं उनके ऊपर दबाव पड़ा, और उन्होंने ये अच्छी तरीके से समझा कि भारत को तोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, तो एक काम करो, भारत की अगल बगल जो है समस्याओं को जन्म दो, और उसी उनकी उस मानसिकता का शिकार बांग्लादेश भी हो गया। खालिदा जिया यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जब हम देखते हैं सर, तो शुरू से ही कट्टरपंथी और रेडिकल जो उनकी संस्थाएं हैं, जमाते इस्लामी हो, उसमें ISIS हो, या अमेरिका की का पीछे से हाथ हो, चाइना का उसमें इंटरेस्ट हो, इन सभी ने मिलकर बांग्लादेश में समस्याओं को जन्म दिया है। लेकिन उनका जो निशाना है, उनका जो टारगेट है, वो कहीं ना कहीं भारत है। और इसलिए भारत की सरकार को बड़ी मजबूती के साथ और बड़े ही गंभीरता के साथ इस पूरे मामले को देखना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य आज का रहा है, और इसके लिए मैं डॉक्टर संदीप कुमार सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़े ही सुलझे तरीके से, बड़े ही खुले शब्दों में पूरी की पूरी मामले को खोला, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे बांग्लादेश से रिलेटेड हो, चाहे अमेरिका से रिलेटेड हो, और चाहे हमारे देश की बहुत सी संस्थाएं, या नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा समर्थित हो। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा, और इससे निस्संदेह रूप से हमारे सभी श्रोताओं को जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं बड़े महत्व। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। यह निशाना भारत पर क्या, यह निशाना संपूर्ण हिंदू समाज पर है। अब मैं निवेदन करूंगा आज के हम लोगों के सबसे महनीय और हम सभी के वरिष्ठ और राजनीति विज्ञान के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर उदय भान सिंह सर को कि अपना मार्गदर्शन और अध्यक्षीय उद्बोधन हम लोगों को दे। डॉक्टर उदय भान सर। जी धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी। क्योंकि समय काफी हो चुका है, 5 से 6 का रहता है, लेकिन मुझे कुछ स्मरण में आ रहा है कि हमारे जो संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार जी, उनका मार्गदर्शन रहा है कि जब इस प्रकार के रचनात्मक सकारात्मक चर्चाएं हों तो उस समय फिर हमको समय नहीं देखना चाहिए,
वह पूरी चर्चा संपूर्णता में बदलनी चाहिए। तो हमने संदीप जी से काफी कुछ सीखा, जाना, और मैंने अखिलेश जी से निवेदन किया था कि मेरे छोटे भाई की तरह हैं संदीप जी, और यहीं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कश्मीर अध्ययन केंद्र में प्रबुद्ध विद्वान के नाते उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बाद में उनकी सेवाओं को देखते हुए बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी उन्हें अपना लिया है, लेकिन वो हम सबके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, और उनका सहयोग, उनका साथ इस प्रकार के रचनात्मक और गंभीर विषयों पर जो चर्चा चिंताएं होती रहेंगी उसमें हम उनको शामिल करते रहेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप जी ने जिन बातों की ओर इशारा किया, संकेत किया, आप सबने बताया भी कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही शुरुआत में कि जब बंटवारा हुआ देश का, तो जहां जहां बंटवारे के लिए आंदोलन हुए वो तो भारत में ही रह गए, जहां आंदोलन नहीं हुए, जहां पर दिक्कत नहीं थी, वो सब पाकिस्तान या बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। ये एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से हमको सबक लेना चाहिए था, हमने सबक नहीं लिया। उसका परिणाम भारत के हिंदू भी भुगत रहे हैं, और आज बांग्लादेश के भी हिंदू भुगत रहे हैं। यह, और उससे क्या सीख लेनी चाहिए उन्होंने ये भी बताया। भारत व हिंदुओं के लिए सीख यही है कि अब बहुत हो गया, गंगा यमुना का पानी बहुत बह चुका है। कब तक हम विलाप करते रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे? अब तो उठो, फिर से भुजाएं फड़कनी चाहिए संगठित होने के लिए। फिर से हमको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, एक एक व्यक्ति, चाहे वो गांव का हो, कस्बे का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, उसको संगठित होना ही होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल, अभी जो विषय आया कि जो मुख्य विषय था कि बांग्लादेश और वहां हिंदुओं की स्थिति, अब बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा कैसे हो सके, तो इसके लिए हम अपने देश में, हमारे संपर्क में जो बंगाली बंधु हैं, बंग बंधु हैं, बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के, उनके माध्यम से संपर्क करके वहां के जो बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनसे हम संपर्क स्थापित करें, उनको हम आश्वासन दें, उनको आश्वासन दें कि पूरा हिंदू समाज भारत का, और न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का संपूर्ण हिंदू समाज उनके साथ है। यह संदेश उनको हम दें, और जिस प्रकार से भी हो सके उनको राहत दें, सहायता दें, सहयोग प्रदान करें। दुनिया भर के जो हिंदू, विश्व में जहां कहीं भी हिंदू हैं, वह भी संगठित होकर के उन देशों के, बांग्लादेश के दूतावास में जाकर पत्र दें, रिप्रेजेंटेशन दें, उन पर दबाव डालें। हम भारत के हिंदू भी, अभी अभियान चला था, पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमने भारत के राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को पोस्ट कार्ड के माध्यम से बांग्लादेश के हिंदुओं की जो व्यथा है उसे हमने, वहां पर जो स्थिति है उसको इंगित करते हुए हमने भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को पत्र लिखा था। साथ में बांग्लादेश के दूतावास को भी पत्र हमने लिखा है। ये अभियान हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में और साथ में यहाँ धर्मशाला में ये चलाया गया है, और लाखों की संख्या में पत्र भेजे गए हैं। हम भी लोक पहल से जुड़े हुए सभी साथी मित्र, हम भी क्या एक पोस्ट कार्ड लिख करके, एक पोस्ट कार्ड लिख करके भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और भारत में स्थित बांग्लादेश का जो दूतावास है वहां भी हम पत्र लिख करके मांग करें कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए। और ये इस प्रकार के, क्योंकि चर्चा करना, विमर्श करना, मीमांसा करना, ये भी बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ विमर्श से निकले हुए जो उपाय हैं, जो समाधान के रास्ते हैं, उनको भी हम आचरण में लाते हुए उसे भी हम लागू करने, क्रियान्वित करेंगे, तो निश्चित रूप से जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, जो बांग्लादेश में जो हिंदू बहुल के ऊपर अत्याचार हो रहा है,
जिसकी चर्चा संदीप जी ने की, बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की। हम सब लोगों ने मिलकर के जो चर्चा कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वीडियो में चित्र आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, तो उसका समाधान अगर हम पूरी तरह से समाधान नहीं कर सकते तो कम से कम ये छोटे छोटे प्रयास करके गिलहरी जैसा प्रयत्न तो कर सकते हैं। बहुत अच्छे ढंग से संदीप जी ने हम सबको बहुत सारी बातें दी हैं, बताई हैं, संदेश भी दिया है, संकेत भी किया है। आज के इस चर्चा परिचर्चा के कार्यक्रम में देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न संगठनों के पदाधिकारी, उसके कार्यकर्ता जुड़े। मैं लोक पहल की ओर से, मैं राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर विजय कुमार जी की ओर से, अखिलेश जी की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि पंचनद शोध संस्थान हरियाणा यमुनानगर के माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेश पाल जी और उनके साथ में सचिव डॉक्टर हेमंत मिश्र जी, ये सभी लोग, और रामपाल जी, और भी बहुत सारे, और साथ में शोधार्थी अंजना जी, ये सभी और भी बहुत सारे हैं। अगर मैं नाम दूंगा तो मुझे लगता है कि समय निकल जाएगा। समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, 6:45 होने वाले हैं। तो मैं सबका एक बार फिर से हृदय से लोक पहल की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं और संदीप जी का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। जब आप इस लोक पहल के मंच पर होते हैं तो हमारा उमंग भी ऊंचाइयों पर होता है, हम उत्साह से भरे होते हैं और हमारे अंदर निश्चित रूप से एक नई वैचारिक चेतना होती है। हम लगातार उस ओर बढ़ते रहते हैं कि विमर्श को और कितना विस्तार दे। एक छोटा सा विमर्श बहुत बड़ी घटना बन सकती है और बहुत इतिहास को एक मार्गदर्शन, समाज को एक मार्गदर्शन दिशा दे सकता है, समाज को सन्मार्ग पर प्रेरित कर सकता है। और इसीलिए ये लोक पहल का विमर्श है और आपके नेतृत्व में यह लोक पहल का विमर्श निरंतर गतिशील है और उसमें एक गत्यात्मक ऊर्जा भी है। आज के समारोह में हमारे जितने हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय से, दिल्ली से जुड़े हुए हमारे जो विमल चौहान सर, जितने लोग विद्वान लोग हैं, उनका सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारी बिटिया जुड़ी हुई है, शोध छात्रा है सर की अंजना ठाकुर जी, रजत गुप्ता जी, सुरेश पाल जी और हमारे विद्यार्थी प्रभाकर चौहान, ये सभी डॉक्टर विमल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से, इतिहास विभाग से, राजनीति शास्त्र विभाग से। जी सर, विमल सर को बहुत बहुत मेरा प्रणाम और इस मंच पर उनका बहुत अभिनंदन और स्वागत। और इसके साथ ही इस मंच की सार्थकता डॉक्टर विमल जी जैसे विद्वानों के उद्बोधन में है। तो मैं निवेदन भी करूंगा उद्बोधन के लिए, आपसे भी मैं निवेदन करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आपका मंच है, इसको निरंतर गतिशील करना है और उस हिमालय की श्रृंखला से अगर उद्बोधन होगा तो उसमें शंकर का जय घोष होगा, शंकर का मानस भी होगा, तो उस मानस का भी लोक मानस से संपर्क आवश्यक है। इसलिए सबके साथ मेरा निवेदन, सभी को मेरा एक आमंत्रण है कि इस मंच से अपना उद्बोधन दे करके देश की जनता को एक नई दिशा दे, एक नया मार्ग प्रशस्त करे। आप सब जो आज जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और सभी श्रोताओं का अभिनंदन और स्वागत। मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर सुन रहे सभी श्रोताओं का अभिनंदन, स्वागत। और मानसी जी और कनिष्का जी, जिनके वजह से यह आभासी मंच सजता है, उनके धैर्य को बहुत बहुत प्रणाम, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और सर आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और मैं मानसी जी से आज के कार्यक्रम का समारोह करने का निवेदन करूंगा। और साथ ही सर, आज जैसा आपका निर्देश था, अगले वक्ता के रूप में जिनका नाम आपने हम लोगों को निर्देशित किया है, हमें प्रेषित किया है, वो हम अगले वक्ता के रूप में लेंगे और लगातार ये श्रृंखला आपके नेतृत्व में आगे बढ़ती जाएगी। आपको बहुत बहुत प्रणाम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।